चलो देखो, नेक्स्ट टॉपिक हमें शुरू करना है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। राइट, ये अपने आप में पूरा का पूरा क्या है, एक यूनिट है जिसमें पूरा हम क्या करेंगे, टेम्परेचर से रिलेटेड चीजें पढ़ने वाले। तो सबसे पहले मैं यहां पे तुमको चैप्टर ओवरव्यू दे रहा कि क्या क्या हमको क्या करना है, इसमें स्टडी करना है। राइट, पूरे चैप्टर में हमें क्या स्टडी करना है पहले वो समझ लेते हैं। तो ये हमारा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, देखना है सबसे पहला टॉपिक जो हमें क्या करना पढ़ना है वो पढ़ना है कैलोरीमेट्री। राइट, सबसे पहले जो हमें क्या करना है, स्टडी करना है वो करना है कैलोरीमेट्री। आज हम क्या करने वाले वही पढ़ने वाले। कैलोरी का मतलब होता है हीट और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। इसका मतलब है इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ हीट के बारे में। तो यहां पे हम पढ़ रहे हैं मेजरमेंट ऑफ हीट। राइट, हमें उसे क्या करना है, मेजर करना है कितना क्या हुआ है, गेन हुआ है, कितना लॉस हुआ है, कितना रिक्वायर्ड है, ये सारी चीजें। इसके बाद कैलोरीमेट्री के बाद हम सेकंड टॉपिक देखने वाले हैं थर्मल एक्सपेंशन का। राइट, यहां पे हम पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन बेसिकली ये है कि इन जनरल ये देखा गया है कि जब टेम्परेचर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो वहां पे जो डायमेंशंस होते हैं वो भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। राइट, जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो वहां का डायमेंशन भी इंक्रीज होता है। मैंने बोला इन जनरल, और यहां पे डायमेंशन से मतलब है अगर हमारे पास वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो उसके पास क्या है, लेंथ है। टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो एरिया है, और थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो वॉल्यूम है। तो हमने जनरली ये देखा है कि जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो लेंथ, एरिया या वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है। एक आध केसेस ऐसे भी है जहां पे ये उल्टा भी हो सकता है, एनालिस बिहेवियर भी हो सकते हैं, वो भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थर्मल एक्सपेंशन के बाद नेक्स्ट हमें टॉपिक देखना है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। राइट, यहां पर हम देखेंगे क्या, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर करने का मतलब है कि हीट जो है वो ट्रांसफर हो रहा है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, बस किस किस मोड से कैसे कैसे। तो तीन मोड हमारे पास यहां पे होने वाले हैं, तीन अलग अलग मेथड हो सकते हैं। पहला होगा कंडक्शन। जब हम कंडक्शन देखेंगे तो अगेन तुमको ये पैरेलल कॉन्सेप्ट मिलेगा जो हमने क्या किया था, देखा था क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में, और आगे जाके करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखेंगे। बिल्कुल वैसा ही यहां पे भी दिखेगा। कंडक्शन के बाद राइट, अगला जो हमारे पास मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है वो है कन्वेक्शन का। राइट, कन्वेक्शन में बहुत ज्यादा तुमको वो नहीं देखने मिलेगा क्योंकि इसका कोई भी अभी तक फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन हमको क्या करने देखने। और तीसरा हमारे पास आएगा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर रेडिएशन। इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट जो होने वाला है वो रेडिएशन होने वाला है। राइट, ये फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है। जब इसको हम क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर। थर्मोडायनेमिक्स जब हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, तो यहां पे याद रखना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तक फिजिक्स और केमिस्ट्री बिल्कुल क्या करेगा, सिमिलर चलेगा, एक्सेप्ट वर्क डन का साइन कन्वेंशन। और साइन कन्वेंशन भी कैसे ध्यान रखना है, किस तरह से समझना है, कोई गलती ना हो, वो भी मैं क्या करूंगा, बता दूंगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तक अगर तुमने यहां पे सही से क्या कर लिया, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया, ग्राफ कर लिया, तो फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री भी क्या कर लोगे, बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से थोड़ा थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। राइट, यही में हम क्या करेंगे, सारे लॉस पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ, सेकंड लॉ, ये सारी चीजें। इसके बाद एक टॉपिक हमारा और रहेगा जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे बोलेंगे क्या, केटीजी। थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। थर्मोडायनेमिक्स में मेजर पोर्शन हम क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स में पढ़ेंगे। केटीजी में मेजर पोर्शन तुम पढ़ते हो किसमें, केमिस्ट्री में। हम जो यहां पे स्टडी करने वाले हैं वो मेनली स्टडी करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी को लेकर, कि किसी भी सिस्टम में किसी भी गैस की काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करेगा, साथ ही साथ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, राइट, और स्पेसिफिक कैपेसिटीज वगैरह क्या है, कैसे निकालते हैं, गामा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये हमारा रहेगा। ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें से कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन एंड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जो दिया हुआ है एनसीईआरटी में, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के नाम से दिया हुआ है। मतलब ये तीनों, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, थर्मल एक्सपेंशन और कैलोरीमेट्री, तीनों को जब हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो चैप्टर का नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एनसीईआरटी के हिसाब से। राइट, ये अपने आप में चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, ये भी अपने आप में चैप्टर है केटीजी। एक और चीज देखना है, जब तुम एनसीईआरटी क्या करोगे, देखो तो कैलोरीमेट्री से पहले एक और चीज दिया हुआ है, वो है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर या कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। राइट, तो एक यूनिट टेम्परेचर को, मतलब एक टेम्परेचर को दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, तो कभी केल्विन को डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट, इनमें कन्वर्ट करने का।
तो ये कन्वर्जन दिया है क्या, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। पर अगर तुम रिकॉल करो तो यूनिट एंड डायमेंशन के टाइम पे ही ऑलरेडी हमने इसको क्या कर लिया, पढ़ लिया। जब वहां हम क्या करते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स देख रहे थे, तो कन्वर्जन यही वहीं पे देख लिया था। और इनफैक्ट मैंने तुमको बोला भी था कि मैं कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर यहीं पे पढ़ा दे रहा, एनसीईआरटी में कहा दिया हुआ है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, तो वो हमने ऑलरेडी क्या कर लिया, पढ़ लिया। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या करना है, तुमको पूरा चैप्टर ओवरव्यू लिख लेना है और उसके बाद आज के लिए टॉपिक डालना है कैलोरीमेट्री। राइट, आज हमें जो टॉपिक क्या करना है, डिस्कस करना है, ये है कैलोरीमेट्री। राइट, बेसिकली हमें क्या करना है, मेजरमेंट ऑफ हीट लिखना है। कैलोरीमेट्री वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है, सही तरीके से अगर पढ़ोगे तो क्वेश्चन बन ही जाएगा। 3 टॉपिक ऐसे हैं जिसके क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना है तुमको। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तुमको डायमेंशन निकालने के लिए, ढूंढ के क्वेश्चन निकाल लेना है कि डायमेंशन निकालने का क्वेश्चन है तो करना ही करना है, छोड़ना नहीं। दूसरा है हमारा क्या, कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री का अगर क्वेश्चन आ गया है तो करना ही है, सही से प्रैक्टिस करोगे बन ही जाएगा। राइट, और तीसरा है हमारे पास लॉजिक गेट के क्वेश्चंस। राइट, लॉजिक गेट के क्वेश्चन गलत करने के लिए तुमको महाबेवकूफ होना पड़ेगा। राइट, जिस तरह से अंडे की सब्जी बनाने के लिए तुमको बिल्कुल वाहियात ही होना पड़ेगा। अंडे जनरली गर्म खराब नहीं बनते, देखा नहीं देखा, कैसे भी बना लो सही बन जाएगा। खराब बनाने के लिए तुमको महाबेवकूफ होना पड़ेगा। कुछ वैसी कहानी रहेगी लॉजिक गेट के क्वेश्चंस को गलत करने के लिए। तो कुछ भी करो गलत नहीं होगा जनरली, अगर सही से प्रैक्टिस कर लिया तो। राइट, यहां हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं मेजरमेंट ऑफ हीट। तो अगर मेजरमेंट ऑफ हीट पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भाई हीट है क्या। राइट, हीट एक एनर्जी का फॉर्म है जो सिर्फ और सिर्फ तब एग्जिस्ट करेगा या तब तुमको पता चलेगा जब कहीं पे क्या हो, टेम्परेचर का डिफरेंस हो। जनरली ये बात की जाती है कि भाई हॉटर ऑब्जेक्ट क्या है या कोल्डर ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये जो टर्म है हॉटर या कोल्डर, ये क्या है, रिलेटिव। जैसे अगर मैं तुमसे बताऊं, पूछूं तुमसे कि भाई सन क्या है, तो तुमको लगेगा सन क्या है, हॉटर, लेकिन किसके रिलेटिव, हमारे रिलेटिव। इसी को कंपेयर करेगा सुपरनोवा वगैरह में जिसका टेम्परेचर 5000 टाइम्स या 5000 टाइम्स ज्यादा है कि टेम्परेचर ऑफ द सन से, तो उसके हिसाब से तो बेचारा ठंडा है। तो जब भी टेम्परेचर का डिफरेंस कहीं पे हमें दिखेगा तो हम बोलेंगे यहाँ पे हीट एग्जिस्ट करता हुआ लगेगा, और ये फ्लो होगा कहां से, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर से। राइट, तो सबसे पहले देखना है हीट का डेफिनेशन। It is a form of energy. It is a form of energy which only exists. It is a form of energy which only exists when there is a temperature difference. When there is a temperature difference. तो कहीं पे अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो वहां पे तुमको हीट क्या करेगा, फ्लो होता हुआ दिखेगा। अब अगर हम क्या करें, इसकी यूनिट की बात करें तो याद करो कोई भी एनर्जी ले लें या वर्क ले लें, इनकी यूनिट क्या होगी, सेम होगी। तो वर्क एनर्जी पावर के टाइम पे हमने बहुत सारी यूनिट्स क्या की थी, डिस्कस की थी। जितनी यूनिट हमने वर्क के लिए या एनर्जी के लिए क्या क्या डिस्कस किया हुआ है, वो सारी यूनिट्स को हम चाहे तो प्रैक्टिकली हीट के लिए क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। पर उसमें भी मोस्टली हम जो क्या करते हैं, यूज करते हैं, वो यूज करते हैं क्या, ऐसा यूनिट व्हिच इज जूल, रिप्रेजेंट करेंगे 1 जे से। राइट, 1 जूल का मतलब हमें पता होना चाहिए। 1 जूल का मतलब होता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को 1 न्यूटन का फोर्स लगा के 1 मीटर तक डिस्प्लेस कर दें, तो जो भी एनर्जी हमारी लगी, जो भी हमने वर्क किया, वो क्या कहलाएगा, 1 जूल। बट इसकी जो क्लासिकल यूनिट है, राइट, तो हीट में मोस्टली हम क्या करते हैं, यूज करते हैं टर्म कैलोरी का। राइट, 1 कैलोरी। अब 1 कैलोरी और जूल के बीच का अगर रिलेशन देखें तो ये होता है 4.18 जूल या अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल। अब जैसे हमें ये पता चल गया कि भाई 1 जूल का मतलब क्या है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि 1 कैलोरी का मतलब क्या है। राइट, हमें ये भी पता होना चाहिए कि भैया एग्जैक्टली 1 कैलोरी का मीनिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं से डिफाइन किया हुआ है। तो याद करो 1 कैलोरी का मीनिंग मैंने तुमको भी ऑलरेडी क्या क्या बताया हुआ है, कहां पे, वर्क और एनर्जी। और मैंने बताया है कि अगर 1 ग्राम पानी है, राइट, और उसका टेंपरेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से बढ़ा दे, तो जितना भी हमने उसमें हीट दिया हुआ है वो कितना दिया है, 1 कैलोरी के इक्वल। तो ये हमने ऑलरेडी क्या क्या पढ़ा हुआ है कि लेट्स से हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है, कंटेनर में हमने क्या किया है, पानी लिया और एग्जैक्टली कितना, 1 ग्राम। राइट, अब हमने इसमें क्या कर दिया, एक थर्मामीटर लगा दिया। तो थर्मामीटर जब हम लगाएंगे तो ये कुछ ना कुछ क्या करेगा, टेम्परेचर बताएगा। राइट, कुछ ना कुछ टेम्परेचर बताएगा।
तो जितना भी टेम्परेचर है, जैसे हम इसको क्या करेंगे, हीट करना शुरू करेंगे, हीट हम इसको क्या करेंगे देंगे, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, रेज होगा, राइज होगा। तो जब इसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा कितने से, 1 डिग्री सेल्सियस से या 1 केल्विन से, तो अब हो गया T+1 डिग्री सेल्सियस। तो हम कहेंगे कि भाई हमने इसको अब तक जितना हीट दिया हुआ है वही कहलाएगा क्या, 1 कैलोरी, वही कहलाया जाएगा 1 कैलोरी। क्लियर है ये? तो बाई 1 डिग्री सेल्सियस या बाई 1 कैलोरी, ये आ रहा है समझ में? Yes, sir. कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर नहीं होती। 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन के बराबर नहीं है, लेकिन 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज 1 केल्विन के चेंज की क्या होगा, बराबर होगा। और सिंस यहाँ पे टेम्परेचर हम क्या करें, इंक्रीज कर रहे हैं, हम कहेंगे कि ये जो है वो क्या है, चेंज है। क्लियर है? Yes. तो 1 कैलोरी का क्या करना है, डेफिनेशन भी लिखना है। वापस से लिखना है 1 कैलोरी का डेफिनेशन। It is the amount of heat. It is the amount of heat needed to raise the temperature. Needed to raise the temperature of 1 gram water. Of 1 gram water by 1 degree Celsius. 1 gram water by 1 degree Celsius. Or 1 Kelvin, or 1 Kelvin is called 1 Kelvin. Is called 1 Kelvin. तो 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है या 1 केल्विन से इंक्रीज करना है, तो जितना भी हीट चाहिए होगा वो क्या कहलाएगा, 1 केल्विन। अब मान लो मैंने क्वेश्चन पूछा तुमसे, राइट, 1 कैलोरी इज, राइट, मैंने क्वेश्चन पूछा 1 कैलोरी इज, ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया है अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 1 डिग्री सेल्सियस। सेकंड है अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर फ्रॉम 26 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। थर्ड बोला हुआ है सेम अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर फ्रॉम 99 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। फोर्थ बोलते हैं अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर फ्रॉम 15.6 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस टू 16.5 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन 4 ही है, कोई एक सही है, एक ही चूज करना है। ऑल ऑफ द अबव का केस नहीं है, क्वेश्चन बोनस भी नहीं है। राइट, तो अगर इसमें कभी चूज करना पड़ा तो चूज करना पड़ेगा हमें 15.5 डिग्री सेल्सियस टू 16.5 डिग्री सेल्सियस। अगर एक चूज करना ही पड़ा तो हम क्या करेंगे, इसको चूज करेंगे। जब भी किसी चीज को डिफाइन किया जाता है तो कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस लिए जाते हैं। जब इसका डेफिनेशन दिया गया तो स्टैंडर्ड कंडीशन ये लिया गया था। तो अगर, हालांकि चारों सही है, अगर मैं इसी में क्वेश्चन के किस तरह से ऑप्शन दिया उसके हिसाब से आंसर बदलते रहते हैं। अगर इसमें बोल दो ऑल ऑफ द अबव तो 100% आंख बंद करके ऑल ऑफ द अबव लगाना है। सारे सही है, 1 डिग्री कहीं से भी राइज हो सकता है, लेकिन अगर चूज ही करना पड़े इसमें से तो हम चूज करेंगे कहां से कहां, 15.5 से 16.5। तो जहां पे तुमने डेफिनेशन लिखा वहां पे ब्रैकेट में लिख भी लेना है 15.5 डिग्री सेल्सियस टू 16.5 डिग्री सेल्सियस। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि कल को मैं 30 से 31 कर रहा हूं तो बोलोगे सर ये 1 कैलोरी नहीं है। क्लियर है ये? तो डिपेंड करेगा कि ऑप्शन कैसे दिया हुआ है, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, आंसर चूज करेंगे। कंफ्यूज हो रहा हूं? ये 15.5 टू 16.5 नहीं था उस टाइम पे, ये था 14.5 टू 15.5। राइट, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था। 14 टू 16 नहीं, इसको जब तुमने लिखा है तो वहां पे क्या लिखेंगे, 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। इसको थोड़ा सा करेक्ट करो, थोड़ा सा कंफ्यूजन और कुछ। यहां पे हमने बोला कि अगर हमारे पास क्या है, 1 ग्राम पानी है और 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से टेम्परेचर राइज करना है तो कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, 1 केल्विन। क्या अगर मैं 1 ग्राम पानी की जगह पे कोई दूसरा मटेरियल ले लूं, लेट्स से 1 ग्राम मिल्क ले लिया हुआ है या 1 ग्राम आयरन का टुकड़ा ले लिया है, तो उसका टेम्परेचर भी 1 डिग्री से राइज करने के लिए क्या सेम अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होगा? राइट, हमें सेम अमाउंट ऑफ हीट नहीं चाहिए होगा, बल्कि कुछ अलग चाहिए होगा। तो 1 ग्राम अलग अलग मटेरियल का टेम्परेचर जब 1 डिग्री से रेज करना होता है तो उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जितना भी हीट हमें चाहिए होगा उसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।
तो हमारे पास यहां पे टर्म आएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हमारे पास क्या होंगे, दो होंगे। जब सॉलिड और लिक्विड की बात करेंगे तो सॉलिड और लिक्विड को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं किसमें, ग्राम में, राइट। जबकि गैस की जब हम बात करते हैं तो उसको मेजर करते हैं किसमें, मोल्स में। तो जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। एक हो जाएगा ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, एस से, और दूसरा हमारे पास हो जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, सी से। डेफिनेशन दोनों का सेम होगा। जब हम ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करेंगे तो हम बोलेंगे अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ 1 ग्राम मटेरियल बाय 1 डिग्री सेल्सियस। जहां पे 1 ग्राम मटेरियल बोला था, यहां पे हम बोलेंगे 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। बात आई समझ में? तो दोनों को डिफाइन करने का तरीका सेम होता है। जब ग्राम की बात करते हैं तो 1 ग्राम मटेरियल बोलते हैं, और मोल की बात करते हैं तो 1 मोल मटेरियल बोलते हैं, है ना। और अगर हम क्या करें, यूनिट की बात करें, तो अगर हम यहाँ पे इसकी यूनिट देखें तो हम बोलेंगे कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो ये हो जाएगा जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। या फिर अगर तुमने इसको किलो जूल लिखा तो तुमको यहाँ पे किलोग्राम लिखना पड़ेगा पर डिग्री सेल्सियस। तो जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, या फिर किलो जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, या फिर तुम चाहो तो यूज कर सकते हो कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, या फिर किलो कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से अगर हम यहां पे यूनिट की बात करें तो यहां पे हम लिखेंगे क्या, जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, या फिर जूल पर मोल पर केल्विन। इसी तरह से पर केल्विन यहां भी ले सकते हैं। तो अलग अलग टाइप की यूनिट हो जाएंगे, उसका क्या करना है, ध्यान रखना है। क्लियर है ये? तो टॉपिक लिखना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और उसमें पहला लिखना है ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसमें लिखना है डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ हीट नीडेड, अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, amount of heat needed to raise the temperature of 1 gram material, 1 gram material by 1 degree Celsius, by 1 degree Celsius is called gram specific heat capacity. Is called gram specific heat capacity. अगर उसी को तुमको लिखना पड़े किसमें, मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी में, तो डेफिनेशन खुद से लिख सकते हो। क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ 1 मोल गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? फिर तो इसके बाद इसको भी लिख लेना और यूनिट्स लिखना। अगर वाटर के लिए पूछा जाए कि भाई ग्राम स्पेसिफिक कैपेसिटी कितनी है, तो हम क्या बोलेंगे, अब गजब है यार, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अबे बेवकूफ हो गया तुम बिल्कुल, कसम। इतना क्या सोचना है? 1 कैलोरी का डेफिनेशन क्या था, 1 ग्राम पानी का टेंपरेचर 1 डिग्री से राइज करने के लिए जो हीट चाहिए। स्पेसिफिक कैपेसिटी का क्या मतलब है, 1 ग्राम मटेरियल का टेंपरेचर 1 डिग्री से राइज करने के लिए जो हीट चाहिए। तो क्या तुम वहां से रिलेट नहीं कर पा रहे कि वाटर के लिए स्पेसिफिक कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और ये तुमको याद ही रखना है। तो अगर कहीं भी पूछा जाएगा भाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, तो ये लिखना है क्या, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये तुमको याद ही होना चाहिए। दूसरी चीज, ग्राम स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट दोनों अलग अलग हैं, पर सिंस हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें हम पूरा का पूरा क्या करेंगे, लेंगे सॉलिड और लिक्विड के बारे में। गैस के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, राइट, थर्मोडायनामिक्स में। उस टाइम में पढ़ना होगा, क्योंकि गैस को 2 कंडीशन में रखा जाता है, एक कांस्टेंट प्रेशर और दूसरा कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी भी 2 टाइप की होंगी, तो उसको हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम सिर्फ पढ़ रहे हैं किसके बारे में, ग्राम स्पेसिफिक। तो मेरे मुंह से जनरली क्या निकलेगा, स्पेसिफिक कैपेसिटी। तुमको बाय डिफॉल्ट समझ जाना है बात किसकी कर रहे हैं, ग्राम स्पेसिफिक कैपेसिटी। हम इतना लंबा चौड़ा टर्म नहीं बोलेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अलावा एक और टर्म होता है
हीट कैपेसिटी। इसके अलावा एक टर्म होता है क्या, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का मतलब है कि जो भी मटेरियल है, चाहे वो 1 ग्राम का हो, चाहे 10 ग्राम का हो, चाहे आधे ग्राम का हो, उसका हीट, अगर उसका टेम्परेचर अगर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करना है तो कितना हीट चाहिए होगा। तो इसमें हम जहां तक स्पेसिफिक कैपेसिटी हम बोल रहे थे पर ग्राम, यहां पे हमें पर ग्राम बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सिंपल बोलेंगे कि जो मटेरियल है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज करने के लिए जो भी हीट रिक्वायर्ड होगा वो क्या कहलाया जाएगा, हीट कैपेसिटी। तो अगर हीट कैपेसिटी, अब बुक वगैरह में देखोगे तो कैपिटल एस से लिखा हुआ है, स्पेसिफिक को स्मॉल एस से लिखा है, पर दिक्कत क्या होती है, जल्दीबाजी में कैपिटल एस और स्मॉल एस में डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। तो मैं सिंपल से यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख दे रहा कि भाई हीट कैपेसिटी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस मास मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जो भी मास है, 1 ग्राम का तो 1 ग्राम, 10 है तो 5 है, जैसा भी है वो हो जाएगा क्या, उसका हीट कैपेसिटी। और इसको पकड़ने का दूसरा तरीका रहेगा इसकी यूनिट। अगर इसकी यूनिट को देखोगे तो ये हो जाएगा क्या, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस या फिर जूल पर डिग्री सेल्सियस। इसमें डायरेक्ट वो नहीं होगा। कैसे लिखा गया इसको, कैपिटल एस से, पर अगर मैं यहाँ पे कैपिटल एस स्मॉल एस लिखूंगा तो डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। क्लियर है ये? तो अगर हीट कैपेसिटी को बताना हुआ तो हम सिंपल बोलेंगे जो भी मटेरियल उसका मास कितना है कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका टेम्परेचर अगर मुझे क्या करना है 1 डिग्री सेल्सियस से रेज करना है तो जितनी भी हीट की रिक्वायरमेंट होगी वो हीट कैपेसिटी है। स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी के अलावा हमारे पास एक और टर्म होता है, राइट, जिसे हम बोलते हैं लैटेंट हीट, राइट, जिसे हम बोलते हैं लैटेंट हीट। अब हमें अभी तक ऐसा लगता है कि जब जब हम हीट देंगे या हीट निकालेंगे तो टेम्परेचर हमेशा क्या होगा, चेंज होगा, पर ऐसा ट्रू नहीं। राइट, हमें ऐसा लगता है कि जब जब हम क्या करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को हीट देंगे तो हीट देने से उसका टेम्परेचर रेस होने लगेगा, पर हमेशा ऐसा ट्रू नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि जो भी हम हीट दे रहे होते हैं वो मटेरियल के स्टेट को चेंज करने में काम आ जाता है। मटेरियल के स्टेट को चेंज करने का मतलब ये हुआ कि उसमें जो बॉन्ड्स होते हैं उनको ब्रेक करने के काम आता है। जब सॉलिड में बॉन्ड ब्रेक होना शुरू होते हैं तो वो कन्वर्ट होता है किसमें, लिक्विड में, और बिल्कुल उसी तरह से लिक्विड में जब हम बॉन्ड्स और क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो वो कन्वर्ट होता है किसमें, गैस में। तो जिस टाइम पे ये कन्वर्जन का प्रोसेस चल रहा होता है उस टाइम पे टेम्परेचर में कभी कोई चेंज नहीं, क्योंकि हीट एनर्जी है और हीट देते तो बॉन्ड को ब्रेक करने में काम आता है। केमिस्ट्री में शायद तुमने पढ़ा होगा कि जब बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, तो एनर्जी देंगे तो बॉन्ड ब्रेक होगा। तो इसके हिसाब से जो लैटेंट हीट है वो ऐसा है कि अगर मान लो हमने क्या कर दिया, यहां पे कोई लिक्विड दे दिया है, राइट, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, हीट दिए जा रहे हैं। तुमने ऊपर में क्या कर लिया, एक थर्मामीटर लगा रखा है। अब थर्मामीटर को देख के तुम क्या कर सकते हो, बता सकते हो, ये तुमको ऐसा लग रहा है कि थर्मामीटर को हम देख के बता सकते हैं कि हीट दे रहे हैं कि हीट ले रहे हैं। अभी तक तुम्हारे दिमाग में ऐसा चल रहा है कि अगर मैंने टेम्परेचर थर्मामीटर में देखा कि बढ़ रहा है तो बोलूंगा हीट ले रहा है। अगर तुमने ऐसा देखा कि जो टेम्परेचर है वो थर्मामीटर में कम हो रहा है तो तुमको लगेगा हीट रिलीज कर रहा है। और अगर तुमको देखा कि टेम्परेचर जो है थर्मामीटर में वो चेंज नहीं हो रहा तो तुमको ऐसा लगेगा ना तो हीट दिया जा रहा है ना हीट लिया जा रहा है, पर एक्चुअल में हीट दे रहे हैं, बस वो टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहा, वो काम आ रहा है इसके स्टेट को चेंज करने में, जिसकी वजह से ये जो हीट है वो थर्मामीटर से क्या हो सकता है, छुप सकता है। थर्मामीटर की मदद से तुम ये नहीं बता पाओगे कि हीट दिया जा रहा है कि हीट लिया जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं लैटेंट हीट। ग्रीक में लैटेंट का मतलब ही होता है हिडन। ये एक तरीके से क्या है, छुपा हुआ हीट है, इसको थर्मामीटर के हेल्प से तुम डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। बात आई समझ में? इसको बोलते हैं लैटेंट हीट। तो लैटेंट हीट का मतलब सीधा सीधा हो जाएगा, डेफिनेशन सीधा सीधा हो जाएगा कि अगर हमारे पास 1 ग्राम मटेरियल है तो उसका जब स्टेट क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो जो भी हीट रिक्वायर्ड होगा उसको क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट। अब ये भी दो टाइप के होंगे। पहला जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो इसे बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और दूसरा लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करेंगे तो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सब्लिमेशन का केस जो कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस होता है वो सिर्फ केमिस्ट्री में पढ़ोगे, फिजिक्स में नहीं पूछा है। क्लियर है ये? तो लैटेंट हीट भी दो टाइप का हो जाएगा। पहला हो जाएगा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, राइट, इसे हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं किससे, LF से। इसका मतलब हुआ कि अगर मेरे पास 1 ग्राम सॉलिड है तो इसको जब मैं क्या करूंगा, राइट, हीट दूंगा कितना, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बराबर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें,
1 ग्राम लिक्विड, राइट। तो यहां पे अगर हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बराबर हीट देंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। अब पानी के लिए भी तुमको क्या करना है, याद रखना है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर जो है ये है 80 कैलोरी पर ग्राम, राइट। अगर हम इसके यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट हो जाएगा क्या, कैलोरी पर ग्राम या फिर किलो कैलोरी पर किलोग्राम। पर डिग्री सेल्सियस वगैरह लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि टेंपरेचर चेंज नहीं हुआ। क्लियर है? 80 कैलोरी पर ग्राम, इसका मतलब है कि अगर मेरे पास आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो जब वो पानी बनेगा 0 डिग्री सेल्सियस का तो उसको कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, 80 कैलोरी पर ग्राम के लिए। हर 1 ग्राम को 80 कैलोरी हम क्या करेंगे, हीट देंगे आइस को, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, राइट, वाटर। इसी तरह से दूसरा हमारे पास होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, राइट। सेकंड हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, एलवीसी। इसका सीधा सीधा मतलब हो गया कि अगर मेरे पास 1 ग्राम लिक्विड है तो जब हम उसे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बराबर क्या करेंगे, हीट देंगे, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा 1 ग्राम गैस में। यहां पे भी क्या करना है, वाटर के लिए याद रखना है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर जो होता है ये होता है 540 कैलोरी पर ग्राम। मतलब 1 ग्राम पानी को 1 ग्राम स्टीम में कन्वर्ट करना है तो कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, 540। यहां से हम ये भी समझ सकते हैं कि भाई 1 ग्राम आइस को मेल्ट कराना आसान है, राइट। 1 ग्राम आइस को मेल्ट कराना आसान है क्योंकि कितनी हीट चाहिए पर ग्राम के लिए, 80 कैलोरी। लेकिन 1 ग्राम पानी को 1 ग्राम स्टीम में कन्वर्ट करना डिफिकल्ट है क्योंकि पर ग्राम मुझे कितनी हीट चाहिए, 540 कैलोरी। यहां से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन में क्या करता पूछता है कि 100 डिग्री सेल्सियस का पानी ज्यादा डेंजरस है या 100 डिग्री सेल्सियस का स्टीम ज्यादा डेंजरस है। तो हम कहेंगे 100 डिग्री सेल्सियस का स्टीम। कई लोगों को ये लग सकता है या हो सकता है नॉन साइंस वाले सोचे कि यार दोनों तो 100 डिग्री सेल्सियस का, दोनों इक्वली डेंजरस होने चाहिए, पर ऐसा नहीं है। स्टीम का 100 डिग्री सेल्सियस के स्टीम का हर 1 ग्राम 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर के कंपैरिजन में 540 कैलोरी एक्स्ट्रा हीट कंटेंट किया हुआ है, और जितना ज्यादा वो हीट कंटेंट रहेगा उतनी ज्यादा वो क्या रहेगा, डेंजरस रहेगा। क्लियर है ये? तो इसको बोला जाता है लेटेंट हीट। तो जहां पे लेटेंट हीट है वहां पे तुम डेफिनेशन लिख लेना मुझसे, अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू चेंज द स्टेट ऑफ 1 ग्राम मटेरियल। क्लियर है ये? तो 1 ग्राम मटेरियल का जो स्टेट चेंज करना होगा, जितना भी हीट रिक्वायर होगा, वही क्या कहला जाएगा, लेटेंट हीट। क्लियर? लिख लो इसको। देखो बेटा, तो 2 चीजें हमारे पास आ गई हैं। एक आ गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसका मतलब है कि 1 ग्राम मटेरियल का टेंपरेचर 1 डिग्री से राइज करने के लिए जितना भी हीट चाहिए, और दूसरा आ गया है लेटेंट हीट, जिसका मतलब है कि 1 ग्राम मटेरियल का क्या करना है, स्टेट चेंज करना है, तो जितनी भी हीट रिक्वायरमेंट होगी। तुम खुद सोचो जरा, स्पेसिफिक हीट का मतलब है कि 1 ग्राम के लिए, तो मुझे 1 ग्राम नहीं बल्कि m ग्राम के लिए चाहिए। मान लो मैं चाह रहा हूं कि भाई 1 नहीं बल्कि n ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम इसके लिए, तो मुझे उतने ही टाइम्स ज्यादा हीट चाहिए होगा। 1 ग्राम पानी का टेंपरेचर 1 डिग्री से राइज करना है तो 1 कैलोरी, 10 के लिए तो 10 कैलोरी, 20 है तो 20 कैलोरी, तो उतना अगर चाहिए तो मुझे m से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, ये तो आ गया 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम, n ग्राम का टेंपरेचर 1 डिग्री से राइज करने के लिए। मैं 1 डिग्री से राइज नहीं करना चाह रहा, मैं 2 से राइज करना चाह रहा हूं, तो दुगना करना पड़ेगा उसका, 3 से चाहिए तो उसका 3 टाइम्स करना पड़ेगा। और अगर डेल्टा टी से राइज करना है तो डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हीट रिक्वायर्ड है वो आ जाएगा क्या, एम एस डेल्टा टी, जहां पे डी क्यू है अमाउंट ऑफ हीट जितना चाहिए, एम है एम ग्राम, कितने ग्राम चाहिए या कितने किलोग्राम या मास, ये हो जाएगा स्पेसिफिक कैपेसिटी, और डेल्टा टी का मतलब हो गया कितने से टेंपरेचर रेंज करना। इसी तरह से अगर 1 ग्राम मटेरियल को कन्वर्ट करना है, स्टेट चेंज करना है, तो एल के बराबर चाहिए, m ग्राम होगा तो m into l चाहिए। तो दूसरा हमारे पास आ जाएगा dq is equal to ml। अगर मेल्ट करना है तो lf,
और वेपोराइज करना है तो L। तो इस टाइप के हमारे पास क्या लेंगे, फॉर्म क्या लेंगे। अब एक चीज समझना है, पहले क्या होगा, टेम्परेचर राइज होगा, उसके बाद फिर स्टेट चेंज होगा, फिर टेम्परेचर राइज होगा, ऐसे हो सकता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आधा स्टेट चेंज हो गया है और आधे का टेम्परेचर राइज हो गया। क्या मतलब है, समझो। मान लो एग्जांपल ले रहे हैं पानी का, तो पानी जो मेल्ट होने वाला है वो होगा किसमें, 0 डिग्री सेल्सियस पे। राइट, 0 डिग्री सेल्सियस का आइस है, अब वो मेल्ट होना शुरू होगा, और जब मेल्ट होगा तो कन्वर्ट होगा किसमें, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में। पर ऐसा करने के लिए पर ग्राम मुझे 80 कैलोरी हीट देनी पड़ेगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि नीचे में आइस बना हुआ है और ऊपर में 15 या 20 या 25 डिग्री सेल्सियस का पानी है। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो अपना टेम्परेचर तब तक राइज नहीं कर पाएगा जब तक नीचे का जो वो है, क्या बोलते हैं, आइस है, वो मेल्ट ना हो जाए। तो सबसे पहला काम होगा कि एक एक क्रिस्टल ऑफ आइस मेल्ट होगा, उसके बाद ही टेम्परेचर क्या हो सकता है, राइज हो सकता है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कुछ आइस मेल्ट हो चुका है और कुछ पानी बन चुका है और सब 0 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि अब कोई हीट बचा ही नहीं। अब कोई हीट नहीं है जो टेम्परेचर क्या कर पाए, बढ़ा पाए, इसको मेल्ट करा पाए। तो 0 डिग्री सेल्सियस का पानी और 0 डिग्री सेल्सियस का आइस मिल सकता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस का आइस भी है और बाकी का जो पानी है वो अपना टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस तक ले गया। बात आई समझ में? पहले पूरा का पूरा मेल्ट होगा, उसके बाद ही टेम्परेचर रेज होगा, फिर टेम्परेचर रेज होगा, उसके बाद ही वो वेपोराइज होना शुरू होगा। तो एक एक स्टेप ये क्या होते हैं देखिए। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इस तरह से चीजें क्या हो, मिक्स हो। पहले स्टेट चेंज फिर टेम्परेचर रेज। टेम्परेचर रेज करते करते ऐसा नहीं होगा कि कुछ 65 डिग्री पे पानी है और कुछ भाप बनना शुरू हो गया, वेपर बनना शुरू हो गया। पहले जब तक ये 100 डिग्री सेल्सियस के पानी तक नहीं पहुंचेगा तब तक स्टीम में कन्वर्जन नहीं होगा। फिर ये पहले 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में पहुंचेगा, उसके बाद ही स्टीम में कन्वर्जन शुरू होगा। क्लियर है ये? तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक वो पूरा डायग्राम बना के देख रहे हैं कि भैया प्रोसेस कैसे कैसे होगा। राइट, पूरे प्रोसेस को हम क्या कर रहे हैं देख रहे हैं। तो उस प्रोसेस के लिए हमने क्या कर लिया, यहां पे लिख दिया है सीधा सीधा, लेट्स से -15 डिग्री या -20 डिग्री या -50 डिग्री सेल्सियस का आइस है। इसको हम बोलते हैं सुपर कूल्ड आइस, और हम उसको क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। हम देखेंगे कि इंटायर प्रोसेस कैसे यहाँ पे होगा, राइट, किस तरह से फ्लो होगा। इसको मैं इधर लिख दे रहा, साइड में लिख दे रहा हूं। राइट, सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास। एक फॉर्मूला लिख दिया dq = ms डेल्टा t, दूसरा है हमारे पास dq = mlf, और इसी का वेरिएशन है क्या, mlb। देखो हमने यहां पे क्या लिया है, एक कंटेनर लिया है, राइट, कंटेनर लिया है, और इस कंटेनर में हमने क्या किया, आइस भर दिया, राइट। ये ले लिया हमने क्या, आइस। लेट्स से आइस है -15 डिग्री सेल्सियस, तो -15 डिग्री सेल्सियस का ये क्या है, आइस। इसको बोलते हैं सुपर कूल्ड आइस। अब हम इसे क्या कर रहे हैं, हीट करना शुरू कर रहे हैं। जब इसे हीट करेंगे तो सबसे पहला काम क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। इसका टेम्परेचर कहां तक बढ़ सकता है, 0 डिग्री सेल्सियस तक। तो सबसे पहला काम ये होगा कि ये अपना क्या करेगा, टेम्परेचर राइज करेगा, राइट। ये अपना टेम्परेचर राइज करेगा, और टेम्परेचर राइज कर सकता है कहां तक, 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये बन जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस का आइस। इस प्रोसेस में हमने इसको क्या किया, हीट दिया है, लेट्स से कितना, Q1, और इसको हम लिखेंगे m s ऑफ आइस मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, राइट। और वो वाटर से अलग होता है, 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, राइट, अलग होता है किससे, वाटर से। अच्छा, यहां पे डेल्टा टी कितना हो जाएगा, -15 से कहां तक गया, 0 तक गया है। कितने का टेंशन, 15 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया कितना, 15 डिग्री सेल्सियस। इतना हीट हमने दिया। अभी भी हम इसको क्या कर रहे हैं, गर्म ही करते जा रहे हैं, राइट। इसे अभी भी हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। तो अब ये क्या होगा, राइट, ये मेल्ट होना शुरू करेगा, ये अपने स्टेट क्या करेगा, चेंज करेगा। जब ये अपने स्टेट चेंज करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वाटर में। कितने के, राइट, ये कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर, राइट। ये अपना टेम्परेचर तब तक रेज नहीं कर सकता जब तक इसके एक एक क्रिस्टल ऑफ आइस कन्वर्ट ना हो जाए किसमें, वाटर में। इसमें हमने क्या किया, हीट दिया है, लेट्स से Q2,
और Q2 अमाउंट ऑफ हीट को क्या लिखेंगे? M इंटू LF के बराबर, राइट? MLF के बराबर हमने क्या किया, इसको हीट दिया है। इसे अभी भी हम क्या कर रहे हैं, हीट करते जा रहे हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अभी अपना टेम्परेचर रेज करेगा। कहां तक रेज कर सकता है? मैक्सिमम रेज कर सकता है 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये टेम्परेचर रेज करता रहेगा और ये हो जाएगा अब 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर। इसमें हमने अमाउंट ऑफ हीट दिया, लेट्स सी कितना, Q3, जिसको हम क्या लिखेंगे, M S ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा T। और यहाँ पे डेल्टा T कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। इसे हम अभी भी हीट किए जा रहे हैं। अब अगर हम इसे हीट करेंगे तो अगला प्रोसेस क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा किसमें, स्टीम। कितने डिग्री के, 100 डिग्री सेल्सियस, राइट? तो 100 डिग्री सेल्सियस के कन्वर्ट हो जाएगा क्या, स्टीम में। तो ये हो गया हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस का स्टीम। इसमें अमाउंट ऑफ हीट हम लिख दिया Q4, इसको लिखेंगे क्या, MLB। इसमें हम अभी भी हीट किए जा रहे हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब बस इसका टेम्परेचर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेट्स से कहां तक पहुंच गया, T डिग्री सेल्सियस, राइट? T डिग्री सेल्सियस का कन्वर्ट हो जाएगा क्या, स्टीम। टेम्परेचर बढ़ सकता है, उसके अलावा और कुछ नहीं बचा। यहां पे अमाउंट ऑफ हीट हम लिख दिया Q5, जिसको हम लिखेंगे MS ऑफ स्टीम मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T। और डेल्टा T कितना रहेगा, T माइनस। इस तरह से ये क्या होगा, प्रोसेस होगा। सबसे पहले वो अपना टेम्परेचर क्या करेगा, राइज करेगा। उसके बाद पूरा का पूरा क्या होगा, स्टेट चेंज करेगा। फिर अपना टेम्परेचर क्या करेगा, रेज करेगा। फिर स्टेट चेंज होगा, फिर टेम्परेचर रेज करेगा। इसी को पूछ लेता है कि अगर हम ग्राफ में क्या करें, कन्वर्ट करें, ग्राफ में ड्रॉ करें तो कैसा होगा। और ये ग्राफ कई बार पूछा होगा। तो जो ग्राफ हम क्या कर रहे हैं, यहां पे बना रहे हैं, राइट? वो ग्राफ बना रहे हैं। इसमें से एक तरफ हम ले रहे हैं क्या, अमाउंट ऑफ हीट, और एक तरफ ले रहे हैं टेम्परेचर चेंज। तो इधर पे ले लिया कि भाई कितना हीट दिया हुआ है, इधर पे ले लिया हमने टेम्परेचर। शुरू में जो था वो कहा था -15। अगर पानी के लिए बनाया तो ये हो जाएगा क्या, 0 डिग्री सेल्सियस। ये क्या, -15 डिग्री सेल्सियस, राइट? जैसे जैसे हम क्या करते गए, हीट देते गए, वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता गया। तो ये यहां से हो जाएगा, राइट? यहां से पहुंचेगा यहां तक, राइट? यहां तक पहुंच। इसमें हमने इसको कितना अमाउंट ऑफ हीट दिया हुआ है, Q1। तो यहां तक हमने जो अमाउंट ऑफ हीट दिया है वो क्या दिया है, Q1, राइट? Q1 अमाउंट ऑफ हीट दिया और ये 0 डिग्री में पहुंच गया। 0 डिग्री में पहुंचने के बाद, राइट, फिर 0 डिग्री सेल्सियस का ये क्या है, आइस है, राइट? ये 0 डिग्री सेल्सियस के बाद आइस में के बाद कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। और यहां तक हमने इसको अमाउंट ऑफ हीट दिया कितना, Q2। फिर जब हमने इसको हीट दिया तो अब ये फिर से अपना टेम्परेचर क्या करने लगा, रेज करने लगेगा। मैक्सिमम कहां तक, 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये फिर क्या करेगा, टेम्परेचर रेज करेगा 100 डिग्री सेल्सियस तक, राइट? ये हो गया हमारा 100 डिग्री सेल्सियस, राइट? यहां तक हमने इसको कितना अमाउंट ऑफ हीट दिया हुआ है, राइट? Q3। इसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस का क्या है, वाटर। इसके बाद कन्वर्ट होगा किसमें, स्टीम में। तो इसके बाद कन्वर्ट होने लगा स्टीम में। इस टाइम पे हमने इसको कितना अमाउंट ऑफ हीट दिया हुआ है, Q4। और स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद अब ये अपना टेम्परेचर क्या करता रहेगा, रेज करता रहेगा 10 डिग्री सेल्सियस। उसमें कुछ मत। क्वेश्चन कैसे आता है, 2 क्वेश्चन आएगा। पहला पूछेगा कि इनमें से कौन सा ग्राफ है जो सही है, राइट? कौन सा ग्राफ है जो सही है। 4 अलग अलग टाइप का ग्राफ दे देगा और मटेरियल बता देगा कि भाई पानी है वगैरह जो। अब एक चीज समझना है कि बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ग्राफ यहीं से शुरू हो। भाई जरूरी थोड़ी कि -15 डिग्री, -20 डिग्री, -37 डिग्री का वो आइस में हो सकता है। 0 डिग्री सेल्सियस के आइस से शुरू करें। अगर 0 डिग्री सेल्सियस के आइस से शुरू करेंगे तो ये ग्राफ यहां से भी शुरू हो सकता है, राइट? यहां से शुरू हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई शुरू में 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर था तो ग्राफ यहां से शुरू हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर ग्राफ ऐसे दे दे, इस तरह से ग्राफ देंगे तो गलत है, या फिर ऐसा ग्राफ देंगे तो गलत है। ग्राफ सारे सही हैं, बस इनिशियल पॉइंट हमारे क्या है, अलग अलग है। दूसरा ये भी क्या कर सकता है, पूछ सकता है कि भाई ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट कौन सा है। तुमको ये पता लगाना पड़ेगा कि ये पॉइंट कौन सा है। अगर ऐसे दिया हुआ है तो तुम बोल रहे 0 है। 0 के बाद ये टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ हीट देने के बाद, मतलब ये स्टेट चेंज हो रहा होगा। इसका मतलब है ये 0 डिग्री सेल्सियस का क्या रहा होगा,
राइट, आइस रहा होगा, ये रहा होगा 0 डिग्री सेल्सियस का आइस, और ये रहा होगा हमारा क्या 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर। फिर टेम्परेचर राइज हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब ये हमारा क्या होगा 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर, और ये क्या है 100 डिग्री सेल्सियस का रेट। इसको देख के तुमको पता चल जाना चाहिए। दूसरा फिर पूछता है कि क्या ये जो स्लोप है, क्या इन सबके स्लोप इक्वल है या सेम है, राइट। तो इनके स्लोप के बारे में क्या कर लेता है, पूछ लेता है। तो हमने ग्राफ बनाया है dt वर्सेस dq, और हमारे पास फॉर्मूला है dq इज इक्वल टू ms डेल्टा q। तो अगर हम इसमें से क्या करें, स्लोप निकालें, तो स्लोप क्या हो जाएगा dt बाई dq, और dt बाई dq किसके बराबर आएगा 1 अपॉन s के बराबर, 1 अपॉन ms के बराबर। अब भले ये मास सबका सेम है, पर स्पेसिफिक कैपेसिटी आइस की अलग, वाटर की अलग, और स्टीम की अलग। सिर्फ स्पेसिफिक कैपेसिटी अलग है, सबके स्लोप क्या होंगे, अलग अलग होंगे, राइट, सबके स्लोप अलग होंगे। इसका अगर हम क्या करें, स्लोप लिखना चाहें, राइट, इसका अगर हम क्या करें, स्लोप लिखना चाहें, तो स्लोप लिखेंगे 1 अपॉन m s ऑफ आइस। इसका अगर हम क्या करना चाहें, स्लोप लिखना चाहें, तो हम लिखेंगे 1 अपॉन m s ऑफ वाटर, और इसका स्लोप अगर हम क्या करें, लिखेंगे 1 अपॉन m s ऑफ स्ट्रेन। इस पर्टिकुलर एग्जांपल की अलग अलग एग्जांपल के लिए अलग अलग स्लोप हो सकते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि भाई इनके स्लोप सेम होंगे अलग अलग होंगे, तो हम बोलेंगे इनके जो स्लोप होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। क्लियर है ये? ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, तुम इसको क्या कर सकते हो, देख के पता कर सकते हो। क्लियर है ये? तो ऐसा क्वेश्चन वो पूछ सकता है तुमसे ग्राफ का। चलो इसको पूरा बना लो। तो ये चीज हमको क्या कर रहे हैं, समझ में आ गया है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, हीट देंगे, तो सबसे पहला काम क्या होगा, राइट, वो अपना टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद वो पूरी तरीके से अपना क्या करेगा, स्टेट चेंज करेगा। हाँ, स्टेट चेंज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है उतनी मिलनी भी चाहिए, बट ऐसा कभी नहीं होगा कि स्टेट चेंज किए बिना टेम्परेचर रेज करना शुरू कर दे। जैसे जैसे उसको हीट मिलता जाएगा वैसे वैसे अपने स्टेट चेंज करता जाएगा। अगर कभी ऐसा हुआ कि हीट सफिशिएंट नहीं है, तो आधा ही स्टेट चेंज हो पाएगा, 1/4, 1/5, हाफ, कुछ भी हो सकता है, और बाकी का बाकी जो रहेगा वो दूसरे स्टेट में रह सकते हैं। मतलब सेम टेम्परेचर पे दो अलग अलग स्टेट अवेलेबल हो सकते हैं, पर ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि टेम्परेचर अलग अलग और स्टेट भी अलग अलग है। फिर अगर हीट देते जाओगे तो वैसे वैसे वो मेल्ट होता जाएगा या स्टेट चेंज करता जाएगा, और पूरा जब स्टेट चेंज हो जाएगा फिर अपना टेम्परेचर क्या करने लगेगा, रेज करने लगेगा। क्लियर है ये? अब क्वेश्चन जो है वहां पे बहुत ही सिंपल टाइप के आते हैं। दो टाइप का क्वेश्चन है। पहले टाइप का क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लेगा, भैया इसको यहां तक क्या करना है, चेंज करना है, कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है। और दूसरा आएगा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री वाला पार्ट हम क्या करने वाले हैं, कल देखने वाले हैं, और कल हम कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं कि उसको करने के बाद सीधा सीधा तुम क्या कर सकते हो, देख के बता सकते हो कि हाँ भैया कितना टेम्परेचर होने वाला है, राइट। तो कल हम थोड़ा सा क्या करेंगे, इस पे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, तभी क्योंकि इजी टॉपिक है, अगर क्वेश्चन आया तो मिस नहीं होना चाहिए, है ना। तो आज एक दो सिंपल से क्वेश्चन लिखने हैं। क्वेश्चन लिखना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट, find the amount of heat needed to change 1 kg of ice, to change 1 kg of ice at 0 degree Celsius to 1 kg of water at 50 degrees Celsius. 1 kg of water at 50 degrees Celsius.
क्या है आंसर? किलो कैलोरी। आंसर क्या लगाएंगे? राइट, 130 किलो कैलोरी। थोड़े से इस चीज के लिए भी क्या करना है, केयरफुल रहना है, क्योंकि ऑप्शन बिल्कुल सिमिलर टाइप का देता है। उसी में जूल दे देगा, उसी में क्या देगा, कैलोरी दे देगा। तो आंसर जूल में आना है कि कैलोरी में आना है, इस चीज के लिए थोड़ा क्या करना है, केयरफुल रहना है। इन जनरल हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो कैलोरी में कर रहे हैं। क्यों? इजी है। राइट, स्पेसिफिक हीट ऑफ अगर हम क्या करें, वाटर देखिए तो सिंपल 1, राइट। मैं अगर वो देखें LF की वैल्यू देखिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80, वो 540। जबकि इसी को अगर हम जूल में क्या करेंगे, लेंगे, तो ये क्या होगा, फ्रैक्शंस वगैरह में आ सकते हैं, कैलकुलेशन हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा हो जाए। अब इसमें करना क्या था, 1 kg ऑफ आइस को कन्वर्ट करना है किसमें, 1 kg ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो जो भी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए वो दो प्रोसेस के लिए हमें यहाँ पे चाहिए होगा, राइट। दो प्रोसेस के लिए चाहिए होगा। पहला प्रोसेस कि 1 kg ऑफ आइस पहले कन्वर्ट होगा किसमें, 1 kg ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो वहां पे हमें चाहिए m into LF के बराबर। फिर जब ये 1 kg वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसके बाद ये अपना टेंपरेचर क्या करेगा, राइज करेगा। तो वहां पे हमें चाहिए क्या, ms डेल्टा t के बराबर। तो ये है 1 किलो कैलोरी, सॉरी 1 किलोग्राम है। तो LF की वैल्यू लेनी कितनी, 80 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। बस इसी सारी चीजों में थोड़ा सा केयरफुल रहना है। फिर ये भी कितना है, 1 kg। तो स्पेसिफिक कैपेसिटी लेना है 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस। किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस कैंसिल, क्या आएगा, किलो कैलोरी। तो 1 into 50 50 किलो कैलोरी। और यहाँ पे किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, 80 किलो कैलोरी। तो आंसर आएगा कितना, 130 किलो। समझ आया? मान लो मैंने बोला कि 1 kg आइस है 0 डिग्री सेल्सियस में, मुझे इसे कन्वर्ट करना है 1 kg ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस में। टोटल कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, देखो जरा, राइट। क्योंकि यहां पे तुम इसको क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे, तो ध्यान रखना है पहले 1 kg ऑफ आइस जो है, राइट, 0 डिग्री सेल्सियस में पहले कन्वर्ट होगा किसमें, राइट, 1 kg वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। फिर कन्वर्ट होगा 1 kg वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। और फिर इसके बाद कन्वर्ट होगा 1 kg स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो चाहिए होगा, यहां पे चाहिए Q1, यहां पे Q2 और यहां पे Q3। तो हम यहां से लिख सकते हैं Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3 equal। राइट, 1 kg आइस को कन्वर्ट करने किसमें, 1 kg वाटर में 0 डिग्री सेल्सियस, कितनी हीट रिक्वायरमेंट होगी, 80 किलो कैलोरी। सीधा लिख सकता हूं मैं, राइट भाई, 1 ग्राम के लिए 80 कैलोरी, तो 1 किलोग्राम के लिए 80 किलो कैलोरी प्लस 1 kg को 1 kg वाटर में कन्वर्ट करना है 100। तो मास हो गया 1, स्पेसिफिक कैपेसिटी हो गई 1, डेल्टा टी हो गया 100, राइट। तो ये हो जाएगा कितना, 100 किलो कैलोरी प्लस 1 kg वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना है, तो 540 किलो कैलोरी यहां पे रिक्वायर्ड होगा, राइट। तो हो जाएगा 640 प्लस 80 720 किलो कैलोरी। क्लियर है? ये क्वेश्चन तुमसे नीट में नहीं पूछेगा, अब इतना थोड़ी पूछेगा यार, ऐसे पूछेगा। कौन सा पूछेगा स्पेसिफिकली, किस टाइप का पूछेगा, मैं तुमको क्या करूंगा कल बताऊंगा। बट ये जरूरी है फिर आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भाई कि किस किस स्टेप से हो रहा है, फंडामेंटल आना जरूरी है। आधा तो तुमको 2 बड़े 3 भी है, नीट में थोड़ी पूछता है, पर जरूरी है, राइट। वैसे तो कल हम क्या करने वाले, देखने वाले इस पे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले कि किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है और कौन से क्वेश्चन है जिनके चांसेस रहेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्लियर? चलो, थैंक यू।